अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी अपने आईनी ओहदे की मुद्दत मयाद मुकम्मल कर चुके हैं। अब उनकी तैनाती स्टॉप गेट अरेंजमेंट के तहत है। सबसे पहले तो ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए, यानी किसी भी लिहाज से वो को प्रिंसिपल पोजीशन लेके अहकामात सादर नहीं कर सकते। उनकी जो पोजीशन है वो सिर्फ स्टॉप गेट अरेंजमेंट के तौर पर है कि जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आ जाता वो कंटिन्यू करेंगे, और कंटिन्यू करने का फैसला भी उनका अपना है। कोई चाहता है कि वो कंटिन्यू करे या ना करें, इससे कत नज़र प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने यह सोचा कि जब तक नया सदर नहीं आता है तब तक वो सदर मुमलिकत रहेंगे, और ऐसा करने का उनको किसी तरफ से कहा गया है। कौन है जो कह रहा है और कौन है जो उनको अब इंस्ट्रक्शंस दे रहा है और उनका कंधा इस्तेमाल करते हुए अपने इंटरेस्ट के मुताबिक फैसले कराना चाहता है। फिर कुछ मुलाकातें भी हैं, कुछ मालूम और कुछ नामालूम अफराद से प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की मुलाकातें ऐवान सदर में हुई हैं। कुछ रिपोर्टेड हैं और कुछ रिपोर्टेड नहीं हैं। कुछ ऐसी हैं जिसमें उनका स्टाफ मौजूद था और कुछ ऐसी हैं जिसमें उनका स्टाफ मौजूद नहीं था, यानी ईयर्स एंड आइज़ नहीं थे, बहुत सीक्रेट रखा गया। और उन मुलाकातों के बाद एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने चुप तोड़ने का फैसला कर लिया है। उस चुप का रोज़ा जो गुज़श्ता कई दिनों से रखा हुआ था, और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफिस की तरफ सबकी नज़रें थी कि आर्टिकल 48 क्लॉज 5 का हवाला देकर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा था और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड भी कर दिया था, उसके बाद अभी तक असर्ट क्यों नहीं कर रहे, आरिफ अलवी साहब की तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा। तो आरिफ अलवी साहब ने अब एक्शन, बल्कि पंजाबी में अगर कहें तो खड़ाक का फैसला कर लिया है। और ये खड़ाक क्या होगा, आज तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन उसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट तकरीब का इनेकाद आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ है, और वहाँ पर नए अदालती साल के आगाज़ में एक तकरीब का इनेकाद हुआ, और उससे पहले उमर अता बंदयाल साहब के एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस तकरीब का इनेकाद भी हुआ, जिसमें जस्टिस याया आफरीदी के अलावा तमाम तर जजेस साहिबान मौजूद थे। ज़ाहिर है जब फुल कोर्ट रेफरेंस होता है तो वहाँ पर तनकीद भी होती है, खुलकर अपने जज्बात का इजहार भी किया जाता है, और कुछ ऐसा ही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद को लेकर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि आर्टिकल 184(3) की जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल करते हुए आज खुद नोटिस तो बहुत लिए गए, उसमें अपनी मनपसंद के जो केसेस हैं उनको जल्द टेकअप करके बेंचेस तो बनाए जाते रहे, लेकिन आर्टिकल 185 जिसके तहत आपने बैकलॉग ख़त्म करना है, ज़ेरे इल्तवा मुकदमात को ख़त्म करना है, आर्टिकल 185 पर कोई बात नहीं करता। और आज एतराफ़ कर लिया उमर अता बंदयाल साहब ने कि मैं तो ये सोच के आया था कि ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद मेरे टेन्योर में 50,000 से कम होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ये नहीं कर सका क्योंकि फरवरी के महीने में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आईनी बहरानों से दो चार किया गया, बहुत सारे मामलात कोर्ट के अंदर लाए गए और फिर उलझाया गया। साथ ही एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट ये हुआ कि अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब जो सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, जंग जियो न्यूज़ से वाबस्ता है, उनसे मुसाफा करने के लिए और तस्वीर खिंचवाने के लिए जब अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब को उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि आप आइए, तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया और ये कहा कि मेरा आपके साथ इख्तलाफ है, जिस तरह आपका अपना धड़ा है तो मैं भी धड़े वाला हूँ, तो मेरा धड़ा और है, आपका धड़ा और है, आप अपने धड़े को प्रोटेक्ट करते हैं, मैं अपने धड़े के साथ खड़ा हूँ। और जब ये एक नाखुशगवार इंसिडेंट हुआ तो उमर अता बंदयाल साहब ने खुद हाथ आगे बढ़ा के उनसे मुसाफा करने पर इक्तफा किया और तस्वीर नहीं हो सकी। यानी आज उमर अता बंदयाल साहब को बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज एक सहाफ़ी की तरफ से चला गया, जो खुलकर तनकीद भी करते हैं और खुलकर बरमला अपने ख़यालात, अपने जज्बात का इजहार भी कर दिया। और आपको याद होगा कि अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने एक इंटरव्यू भी किया था जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का, और अभी तक जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कोई फॉर्मल इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन उस वक्त जब वो ज़ेरे अताब थे, अपने ही ब्रदर जजेस के हाथों तंग थे, तो उस वक्त उन्होंने खोल कर बताया था कि भाई मेरा केस है क्या, और मैं किस तरह मनी ट्रेल दे चुका हूँ, और क्यों और कौन लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, और फिर मेरा ट्रैक रिकॉर्ड, यानी मेरे अजदाद का क्या ताल्लुक है पाकिस्तान से, मेरे फादर की कितनी सेक्रीफाइसेस हैं। ये इंटरव्यू भी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब को दिया था, और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ज़ाहिर है वो हामी भी हैं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, और उन थॉट्स की तरफ उनका झुकाव भी दिखाई देता है। तो खुलकर, यानी आप यूँ कहिए कि अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के लबो लहजे के अंदर ही उमर अता बंदयाल साहब को कह दिया कि भाई आप उस तरफ के हैं तो मैं इस तरफ के धड़े से ताल्लुक़ रखता हूँ। और मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा क्लियर, बबांगे दोहल, दो टोक और बावाज़े बुलंद मैसेज उमर अता बंदयाल साहब के साथ इस मौके के ऊपर इंपॉर्टेंट जो है इवेंट के ऊपर नहीं हो सकता। और जाहिर है अब काउंटडाउन शुरू हो गया है, बमुश्किल अब 6 दिन रह गए हैं, बमुश्किल ही 6 दिन है, और 6 दिन के बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, क्योंकि ऑलरेडी नोटिफाई हो चुका है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नोटिफिकेशन कर चुके हैं आने वाले चीफ जस्टिस के लिए। और आने वाले चीफ जस्टिस के लिए उमर अता बंदयाल साहब ने नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया है, और ये भी कहा है कि मेरे और उनके कुछ नज़रियाती इख्तलाफात ज़रूर हैं,
लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अच्छे इंसान हैं। अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का एक नया इम्तिहान भी शुरू होने वाला है। आज से 6 रोज़ के बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के सामने एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। वो क्या होगा? अब उसका कनेक्शन उस पहली खबर के साथ है जो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के ऑफिस से आने वाली है। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के साथ बहुत सारी मुलाकातें हुई। 1 सितंबर को प्रेसिडेंट हाउस के अंदर एक खुफिया मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और DGI मौजूद थे। इस खबर को हम आप तक पहुंचा चुके हैं और ऐवान सदर के तमाम तर अमले को चौथे फ्लोर पर आने से रोक दिया गया था, जहां पर प्रेसिडेंट का चैम्बर मौजूद है। इस चैम्बर के अंदर सिर्फ DGI थे और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मौजूद थे। उसमें बड़ी अहम मुलाकातें भी हुई। जाहिर है उन मुलाकातों का मरकज़ व महवर चेयरमैन PTI भी थे कि किसी तरह से चेयरमैन PTI का जो मामला है वो भी सेटल डाउन किया जाए, कोई डील या ढील होनी है, फैसला हो जाए। और दूसरा इंपॉर्टेंट डिसीजन इलेक्शंस का था। इलेक्शंस के मामले पर भी प्रेसिडेंट को एक्ट करने से रोकना था। और फिर जो आर्मी एक्ट तरमीमी बिल है और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट तरमीमी बिल है, उसके ऊपर जो प्रेसिडेंट ने 2 ट्वीट्स की थी, ज़ाहिर है उस मामले को सेटल करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब इस मुलाकात के बाद एक और मुलाकात भी हुई और वो मुलाकात हुई गैर अस्करी शख्सियत से, सियासी शख्सियत से, और उस सियासी शख्सियत का नाम मोहम्मद अली दुरानी है। और मोहम्मद अली दुरानी से जो लोग वाकिफ़ हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड जानते हैं, तो सबको पता है कि मोहम्मद अली दुरानी एक ऐसा प्लेयर है जो इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर कहीं भी किसी से भी जाके ब्रिज का रोल अदा करने के लिए, बातचीत करने के लिए, मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम से हल करने के लिए तैयार रहता है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि मोहम्मद अली दुरानी साहब एक ऐसे आदमी है कि जिन्होंने हमेशा अपनी वेस्ट कोट तैयार रखी है कि जब आवाज़ पड़े उस वेस्ट कोट को झाड़े, पहने और जाके मुलाकात कराएं। और मोहम्मद अली दुरानी साहब की मुलाकातें शहबाज शरीफ साहब के साथ जेल में भी हुई थी। उनकी मुलाकातें फिर ज़मान पार्क में इमरान खान से भी हुई थी। लेकिन उन मुलाकातों का भी कोई नतीजा नहीं निकला था और मोहम्मद अली दुरानी भी उस वक्त कोई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। लेकिन मिशन उनको दिया गया था, टारगेट दिया गया था और उस मिशन की एग्जीक्यूशन में वो बराबर मौजूद थे। अब एक और मिशन है और वो मिशन भी जहाँ से पहले दिया जाता रहा है, अब फिर वहीं से दिया गया और प्रेसिडेंट ऑफिस में उनकी मुलाकात ऐवान सदर में सदर मुमलिकत से हो गई। लेकिन सदर मुमलिकत के साथ होने वाली इस मुलाकात का भी कोई नतीजा नहीं निकल सका। अब सवाल बड़ा सादा सा है कि फिर कौन सी ऐसी मुलाकातें हैं जो नतीजा खेज हो रही हैं। अब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को बाकायदा तौर पर इंस्ट्रक्शंस आई हैं बुशरा बीबी की तरफ से और बुशरा बीबी प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से ये कह रही हैं कि आप फौरी तौर पर इंतखाबात की तारीख दें। और इंतखाबात की तारीख देने के लिए आरिफ अलवी साहब ने, बावजूद इसके कि अटॉर्नी जनरल ने उनको समझाया है कि आप तारीख नहीं दे सकते, बावजूद इसके कि उनकी कानूनी टीम उनको ये मशवरा दे रही है कि आपके पास इख्तियार नहीं है कि आप तारीख दें, इसके बावजूद प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ये काम करने के लिए तैयार हो गए हैं। और बुनियादी रीज़न एक ही है कि अहकामात बड़े सख्त हैं, इंस्ट्रक्शंस बड़ी सख्त हैं चेयरमैन PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की तरफ से, जो इस वक्त उनको अहकामात सादर कर रही हैं। और तमाम तर मुलाकातों को सुपरसीड करते हुए, यानी उन मुलाकातों में जो कुछ हुआ उन मुलाकातों को साइड पे रख के अब आर या पार का फैसला कर लिया गया है और चंद घंटों में, या यूँ कहिए कि 1 या 2 रोज़ किसी भी टाइम पे, एनी टाइम प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब इंतखाबात की तारीख देने जा रहे होंगे। यानी एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद अपने आप को एम्पावर समझता है और वो समझते हैं कि ये उनका इस्तेहकाक है, वो तारीख देंगे। दूसरी तरफ आरिफ अलवी साहब आर्टिकल 48 क्लॉज 5 का सहारा लेकर समझते हैं कि इस इस्तेहकाक उनका है कि तारीख वो देंगे। फिर बीच बचाव नहीं हो पाया और अब प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब, जैसे पहले पंजाब इलेक्शन केस के अंदर हुआ था कि उन्होंने तारीख दे दी थी और अल्टीमेटली ये एक टग ऑफ वॉर हो गई थी, ये एक पिंग पोंग शुरू हो गई थी कि गवर्नर तारीख देगा या सदर देगा या इलेक्शन कमीशन दे, तो उसके बाद फिर मामला कोर्ट में गया था। अब भी यही होता हुआ दिखाई दे रहा है कि मामला कोर्ट में जाएगा। लेकिन सोचने की बात यह है कि ये जो कोर्ट में मामला जाने वाला इशू है और एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा करने वाला मामला है, क्या मुल्क एट दिस पॉइंट इन टाइम किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का मुतामिल हो सकता है, ऐसे वक्त में जब इस्टेब्लिशमेंट बड़ी फोकस्ड दिखाई दे रही है, पाक फ़ौज ने इकोनॉमिक फ्रंट संभाला हुआ है, स्मगलर्स के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हो रहा है, जो चोर और उचक्के हैं उनके गिर्द घेरा तंग है, हाफिज़ साहब का डंडा चल रहा है, यानी यूँ कहिए कि हाफिज़ साहब का जादू सर चढ़ के बोल रहा है, डॉलर की पिटाई हो रही है, इंटर बैंक के अंदर भी डॉलर की जो प्राइसेस है वो खातिर खा कमी वाक़ई हुई है, ओपन मार्केट के अंदर भी डॉलर बहुत नीचे आ गया है और डॉलर रुपी पैरिटी जो है उसके अंदर भी बेहतरी हुई है। यानी वो जो एक सिग्निफिकेंट चेंज हमें चाहिए था वो सिग्निफिकेंट चेंज आता हुआ नज़र भी आ रहा है। SIFC के फ्रंट के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने की, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने की, CBMs कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए ताजर बरादरी को ऑन बोर्ड लेने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे मौके पर क्या मुल्क
डिस्टेबलाइजेशन का, यानी एक और अनसर्टेनिटी का मुताहमिल हो सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। लेकिन ये करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो बयानिया है ना तो इस्टेब्लिशमेंट को ना फौज को मिल सके और ना ही जो पीटीआई के ओपोनेंट्स हैं, यानी उनको ये लगता है कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इवन इस्टेब्लिशमेंट कामयाब हो गई ये करने में और मुल्क को माशी गर्दाब से निकालने में सक्सेसफुल हो गई, तो फिर पीटीआई का बयानिया फौत हो जाएगा, या जो पॉपुलर वोट कहीं अगर उनको मिलने के चांसेस हैं, या इमरान खान की पॉपुलैरिटी है तो वो पॉपुलैरिटी खाक में मिल जाएगी। इसलिए अब ये फैसला कर लिया गया है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपको याद होगा कि जिस वक्त इमरान खान ने असम्बलीज डिसॉल्व करने का फैसला किया और कौम के सामने आ गए, तो उसी वक्त फौरी तौर पर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने, यूँ लगता है कि पहले ही साइन करके असम्बली रखी हुई थी कि जैसे इमरान खान खिताब करेंगे फौरी तौर पर असम्बली रेजोल्यूशन की जो है वो समरी उसके ऊपर सिग्नेचर करके उसको नोटिफाई कर दिया जाएगा। और फिर उसके बाद आपको पता है कि ये मामला भी कोर्ट में गया था और कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था। एक गैर आईनी इकदाम था। उस वक्त अगर आर्टिकल 6 बहुत से लोगों पे लग जाता तो शायद आज ये मामला ना होता, ये नौबत ना आती। अब एक बार फिर आने वाले चंद घंटों के अंदर एक ऐसी सिचुएशन इवॉल्व होने जा रही है कि जितनी पॉजिटिव खबरें आ रही थी, एक अलार्म बेल रिंग हो रही है कि उन तमाम तर पॉजिटिव खबरों के ऊपर कोई स्याही फेरने के लिए या लकीर मारने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। अब इस पे कौन बंद बांधेगा? जस्टिस काजी फाइजी साहब आज से 6 रोज़ बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। अल्टीमेटली लग ये रहा है कि मामला उन्हीं के पास आएगा और वो इस मामले को किस तरह हैंडल करेंगे, टेकअप करेंगे। लगता तो यही है कि शायद वो कोई फुल कोर्ट की तरफ जाएंगे या फुल बेंच बनाएंगे और उसके बाद देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या डिसीजन देती है। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।